हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, यानी कि आज से ही हमारे चैनल पे आपको बिहार एसआई मेंस की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप अभी ही जुड़ जाइए। और हमारे चैनल पे आपको डेली सुबह में 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बिहार के फैजपुर शहर में हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि त्रावणकोर राज्य के किस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि सीपी रामास्वामी अय्यर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता हस्तांतरण के समय इनमें से किन राज्यों में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बडई शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झंडा गीत किसने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका मुख्य कारण हो जाता है कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, यही इसका मुख्य कारण था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, यही इसका मुख्य कारण था। कौन सी घटना। तो चौरा चौरी कांड। इसी के कारण जो गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। आप इसे याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि महात्मा गांधी ने सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूना समझौते का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, यही पूना समझौते का उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1911 ईस्वी में बंगाल दोबारा विभाजित हुआ। आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिस 1915 में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लॉर्ड हॉर्डिंग ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृतसर में जलियांवाला बाग की भीड़ का दमन हुआ,
कब आपको ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। आपको बताना है कि लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसकी असफलता किनकी छत्र छाया में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इरविन एक्ट, जो कि गांधी समझौता के छत्र छाया में आपका जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो वो असफल हो गया था। आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है, आपको बताना है कि वह आदेश कौन था जिसके जरिए आपको भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गैर कानूनी संघ अध्यादेश यही था, यही इसका आदेश था, जिसके चलते जो भारतीय कांग्रेस समिति थे उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया था। आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि रेवड़कर जॉर्ली एंड्रयूज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सी राजगोपालचारी ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो कि अप्रैल मई 1947 को हुआ, निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। तो आपको बताना है कि वे कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से असह निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि न्याय का उल्लंघन होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत अवस्थित है, आपको बताना है कि इंडिया मैप में कहाँ लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अक्षांश 8 डिग्री से 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री से 6 मिनट उत्तर तथा देशांत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में मध्य ओर ये भारत स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हिमालय से कटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये हिमालय से कटकर या बहकर आने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल किसके सुरक्षा पाने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पोलियो से सुरक्षा पाने के लिए साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि क्षेत्री, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया, यानी कि क्षेत्री में ताम्र और कोलार में स्वर्ण, कुद्रेमुख में लौह और झरिया में कोयला ये सभी पाए जाते हैं। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नवीनतम पुस्तक मोदीज मिडास टच इन ऑफरेन पॉलिसी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सुरेंद्र कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अब्दुस समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कोर उद्योग यानी कि कोर इंडस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे गाइस क्या है, कहने का मतलब कि भारत में जो कोर उद्योग है तो उसका मुख्य कार्य यानी कि मुख्य स्रोत जो है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत में जो कोर उद्योग है तो उसका मुख्य जो कार्य है वह है विद्युत, यानी कि विद्युत के लिए भारत में कोर इंडस्ट्री बनाई गई है। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनोज निम्नलिखित में से किन पेटियों यानी कि बेल्ट्स में पाए जाते हैं? तो पहला है कि अंध महासागरीय पेटी, तो इनमें नहीं पाए जाते। अगला है कि मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो इनमें पाए जाते हैं। अगला है कि परिप्रशांत पेटी, तो इनमें भी पाए जाते हैं। और अगला है कि हिंद महासागरीय पेटी, तो इनमें भी नहीं पाए जाते। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 2 और 3 यानी कि इनमें पाए जाते हैं, बाकी सब में नहीं पाए जाते। आगे बढ़ते हैं। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि विट वाटर्स रेंज में अवस्थित है। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और ये मेरे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। विश्व में अधिकतम संभाव्य यानी कि पोटेंशियल जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी ये आपके पोटेंशियल जल शक्ति वाले नदी बेसिन है। आप इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप अभी ही जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे आपको डेली आज से ही मेंस की तैयारी कराई जाएगी। और एक बात गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में हमने केवल 30 क्वेश्चन को कवर किया है और इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो अगले प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।